हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सब कुशल है और आगे की स्टडी हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने चैप्टर की शुरुआत करते हुए कूलम बल यानी कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो कूलम बल से प्रदर्शित करते हुए काफी कुछ जानकारी इकट्ठी कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड सेशन शुरू होता है विद्युत क्षेत्र के अनुरूप। पर उससे पहले यदि एक से अधिक आवेश है हमारे पास तो उनके मध्य लगने वाला जो परिणामी बल है वो हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसकी एक छोटी सी थ्योरम है, उसे हम देख लेते हैं। ओके, जिससे आपको कूलम्ब का नियम भी रिवाइज हो जाएगा और जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा और फिर वहां से हम विद्युत क्षेत्र की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो यहां से पूरे चैप्टर का सेक्शन दूसरा शुरुआत होता है विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, चलिए, तो दो आवेशों के मध्य यानी कि एक दूसरे के ऊपर परस्पर जो भी बल है वो कूलम के नियम द्वारा प्रस्थापित हो सकता है। परंतु हमारे पास यदि Q1, Q2, Q3 अप टू Qn यानी कि n आवेशों वाला निकाय है, ठीक है, तो उसके मध्य या किसी एक आवेश को हम मान लेते हैं जैसे कि Q1, तो Q1 ऊपर Q2 से लेकर n आवेश जितने भी है उन सभी आवेशों द्वारा Q1 पर कितना बल लगेगा वो हम ज्ञात करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप Q1 ही मानो, Q2 भी मान सकते हो, Q3 भी मान सकते हो या कोई भी अन्य आवेश हम मानेंगे और बाकी सभी आवेशों द्वारा उस पर कितना बल आरोपित होता है वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो नियम अनुसार क्या होगा कि प्रत्येक आवेश, ठीक है, जैसे कि Q2, Q3, Q4, Q5 अप टू Qn, ये सभी आवेश एक एक करके जितना बल Q1 पर लगाएंगे वो सभी बलों का हम क्या लेंगे, योग ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं चित्र आपको समझा देता हूं क्या है। तो किसी उद्गम बिंदु O के अनुरूप यहाँ पर Q1 आवेश यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, जिसकी दूरी आप R1 कह सकते हो, बराबर। ओके, अब Q1 फिर Q2 फिर Q3 Q4 Q5 ऐसे सभी आवेश मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से, Q2 और Q1 के बीच में जो बल लगेगा, बराबर, तो वो होगा F12 यानी कि प्रथम आवेश पर द्वितीय आवेश द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, इस तरीके से। फिर 3 नंबर यानी कि ये रहा Q3 जो Q1 पर बल लगाएगा, उसे इस तरीके से शो किया है F13 यानी प्रथम आवेश पर तीसरे आवेश द्वारा बल। ठीक है, फिर चौथा, तो चौथा इस तरीके से शो किया है मैंने F14 यानी कि प्रथम आवेश पर चौथे आवेश द्वारा लगाया गया बल। फिर ये रहा पांचवा, तो ये है F15 यानी कि प्रथम आवेश पर पांचवें आवेश द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं, सभी आवेश प्रथम आवेश पर कितना बल लगाएंगे वो हम ज्ञात कर रहे हैं। तो किसी उद्गम बिंदु O के सामने या उसके उपलक्ष्य में Q1 Q2 अप टू Qn जो आवेश है उनके स्थान सदिश R1 R2 अप टू Rn से हम प्रदर्शित कर सकते हैं और सभी आवेशों द्वारा Q1 आवेश पर कितना बल लगेगा वो हम किसके आधार से, अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार से हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। नियम क्या कहता है, किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण जो भी बल लगेगा, ओके, वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह हमें हमेशा याद रखना है कि कूलम्ब बल टू बॉडी फोर्स या एक एक बल होता है। ठीक है, एक एक बल या टू बॉडी फोर्स का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, तो
उसका अर्थ ये होता है कि किसी भी दो आवेशों के मध्य जितना भी बल लगता है वो तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं किसी दो आवेशों के बीच में 2 न्यूटन बल लगता है, तो वहां पे तीसरा आवेश हम ले आते हैं, चौथा आवेश ले आते हैं, पांचवा आवेश ले आते हैं, फिर भी उन दो आवेशों के मध्य जो 2 न्यूटन बल लग रहा है, ओके, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक एक बल, यानी कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। अगर ऐसा है तो और तो ही आप अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग कर सकते हो, ठीक है, वरना नहीं कर सकते। राइट, चलिए, तो यहाँ पे हमने प्रारंभिक जो भी वर्णन है वो लिख दिया है। मैं एक बार उसे रिपीट कर देता हूं। तो दो आवेशों के मध्य बल कूलॉम के नियम से प्राप्त किया जा सकता है। अब किसी n आवेश वाले निकाय का विचार करें जिसके अंदर आवेश Q1, Q2, Q3 अप टू Qn है। इस निकाय में आवेश Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा आरोपित बल को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए, अब यह ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग भी करेंगे। किसी आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाया गया बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है तथा कूलम्ब बल एक एक बल होता है, अर्थात दो आवेशों के मध्य बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे वर्णन लिखते हैं। तो जो हमने चित्र दिखाया उसके अनुसार, चित्र अनुसार Q1, Q3, Q2, Q3 अप टू Qn जो भी आवेश हैं वह किसी उद्गम बिंदु के सापेक्ष R1, R2, R3 अप टू Rn सदिश द्वारा दर्शाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब Q1 आवेश पर Q2 द्वारा आरोपित बल किससे हम प्रदर्शित करेंगे, F12। नियम क्या है, याद रखिए, जिस पर लगता है वो पहले, जो लगाता है वो बाद में। जिस पर लगता है वो पहले, जो लगाता है वो बाद में। जिस पर लगता है वो पहले, जो लगाता है वो बाद में। यानी 8वें आवेश पर बल लग रहा है और 10वां आवेश लगा रहा है तो F810 ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो F12 अर्थात प्रथम आवेश पर द्वितीय द्वारा बल, कूलॉम के नियम का उपयोग करके हमने लिखा है F12 इज इक्वल्स टू K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर R12 हैट। अब R12 हैट क्या होगा, R12 हैट Q2 से Q1 की दिशा का एकांक सदिश है। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार Q1 पर Q3 द्वारा आरोपित बल F13 K अथवा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर R13 हैट। चलिए, इन दोनों समीकरण में देखिए R12 और R13 स्क्वायर स्क्वायर वो क्या प्रदर्शित करता है, आवेश 1 से 2 तक की दूरी, आवेश 1 से 3 तक की दूरी। ठीक है, R13 हैट फिर से क्या है, आवेश Q3 से Q1 की ओर का एकांक सदिश है। चलिए, उसी प्रकार हम nवें आवेश की बात करें, nवा आवेश प्रथम आवेश पर कितना बल लगाएगा, तो वो F1n से प्रदर्शित किया जा सकता है। नियम के अनुसार समीकरण K Q1 Qn बटे R1n स्क्वायर R1n हैट। ठीक है, अब सभी बलों का हम क्या करेंगे, योग ले लेंगे। ठीक है, सो F1 यानी प्रथम आवेश पर आरोपित बल बराबर F12, 13, 14 अप टू 1n। ठीक है, चलिए, सभी का हम क्या कर देंगे, समीकरण लिख देंगे और इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, K। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, फिर प्रथम का Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर R12 है, फिर 13 का K बाहर गया, Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर R13 हैट अप टू Q1 Qn डिवाइडेड बाय R1n स्क्वायर R1n हैट। ठीक है, चलिए, तो इसको हम सामान्य स्वरूप से लिखना चाहे या योग के स्वरूप में, सिग्मा के स्वरूप में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, Q1 कॉमन बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 है। अब यहां पे क्या बचता है, देखिए Q1 गया तो पहला पद Q2, फिर Q3, फिर Q4 अप टू Qn, यानी कि अंश के अंदर क्या बदल रहा है, 1 के अलावा सारे पद है।
ठीक है, तो मैंने वहां पे आई लगा दिया, पर क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो यहाँ पे आई कैन नॉट बी 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से n तक लिख सकते हैं। चल यहाँ पे गलती है, मैं उसे सुधार देता हूं। चल तो देखिए, आई कैन नॉट बी 1 एंड आई इक्वल्स टू 2 टू n, सारे पद आ सकते हैं। ठीक है, अब 1 क्यों नहीं हो सकता, आप पता चल गया आप, क्योंकि 1 पे तो लगने वाला बल हम ज्ञात कर रहे हैं, तो 1 नहीं आएगा। उसी प्रकार मान लो अगर आप चौथे आवेश पर बल आरोपित कितना होता है वो ज्ञात करते, तो क्या लिखते, I equals to 1 to n, but I cannot be 4, I is not equals to 4। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय r, क्या कॉमन है सब में, यहाँ देखिए 1 2 स्क्वायर, 1 3 स्क्वायर, 1 4 स्क्वायर अप टू 1 n स्क्वायर, यानी कि r1i, पर यहाँ पे 1 1 है नहीं है। ठीक है, तो आई कैन नॉट बी 1 यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा, तो 1i स्क्वायर सेम टू सेम r1i है। तो ये आपका समीकरण जो है वो सामान्य समीकरण तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका n आवेश। n आवेश के अलावा आप क्या लिख सकते हो, बहुल आवेश, यानी बहुत सारे आवेशों के मध्य कितना बल लगता है उसका सामान्य समीकरण हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट 2 मार्क की थ्योरम थी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो हमें समझाना है। चलिए, तो देखिए विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले थोड़ी सी पृष्ठ जानकारी समझ लो। सवाल ऐसा है कि हमने अभी तक जो देखा वो 2 आवेशों के मध्य निर्वात में कितना बल लगता है उसका मात्रात्मक स्वरूप कूलम्ब बल या कूलम्ब के नियम से हमने देख लिया। परंतु सवाल यह है कि एक आवेश बिना छुए दूसरे आवेश पर किस प्रकार बल लगा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक चुंबक के नजदीक लोहे का टुकड़ा ले आइए या चुंबक के नजदीक दूसरा चुंबक ले आइए। ठीक है, तो एक निश्चित दूरी से ही एक चुंबक दूसरे चुंबक पर आकर्षित या प्रतिकर्षित बल लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसी प्रकार एक चुंबक एक निश्चित दूरी से लोहे के टुकड़े पर आकर्षण या आकर्षी बल लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, उससे दूर ले जाओ, यानी कि काफी दूर है अगर दोनों, तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, यानी वह बल इतना प्रभावी नहीं होता है। आप शून्य भी नहीं कह सकते और लागू है ऐसा भी नहीं कह सकते साफ तौर पे। ठीक है, परंतु हमारा सवाल यह है कि बिना छुए कोई भी निकाय दूसरे निकाय पर किस प्रकार बल लगा सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि द्रव्यमान के कारण किसी भी द्रव्यमान या किसी भी 2 द्रव्यमान के बीच में गुरुत्वाकर्षी बल जो आकर्षी प्रकार का होता है वो लगता है। पर यहाँ पे हम गुरुत्वाकर्षी बल की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विद्युतीय बल की, जो आकर्षी एवं प्रतिकर्षी दोनों ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आवेशों के मध्य किस प्रकार बल लग सकता है वह जानकारी माइकल फैराडे ने बहुत सारे प्रयोगों द्वारा दी। उन्होंने कहा कि जैसे गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है, उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के आसपास उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उस विद्युत क्षेत्र के अंदर जब दूसरा कोई आवेश आता है तब उस पर विद्युत क्षेत्र, दूसरा विद्युत क्षेत्र या फिर उस आवेश पर यह बल आरोपित होता है या यह बल का अनुभव हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं एक Q1 चार्ज है, उसके आसपास उसका विद्युत क्षेत्र है। अब उसके यह विद्युत क्षेत्र में जब अन्य कोई आवेश आता है तब ही उससे क्या अनुभव होता है, प्रथम Q1 आवेश का बल अनुभव होता है, चाहे वो आकर्षी हो या प्रतिकर्षी हो, उससे कोई समस्या नहीं है। परंतु बल लगना कब शुरू होता है ये बात है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि दोनों आवेश की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और दूसरा आवेश नहीं करेगा। दोनों के दोनों आवेश अपने आसपास के विस्तार में एक
निश्चित प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और जब आवेशों के ये क्षेत्र आपस में टकराते हैं तभी उनके मध्य आकर्षी या प्रतिकर्षी बल उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं जो लिखा हुआ है। किसी आवेश के आसपास निश्चित प्रभावी क्षेत्र होता है। इस प्रभावी क्षेत्र में जब अन्य कोई आवेश आता है तब यह आवेश अन्य आवेश पर बल लगा सकता है या अन्य आवेश द्वारा आरोपित बल का अनुभव कर सकता है। ठीक है, जैसा हमने बताया चुंबक के उदाहरण से कि चुंबक के नजदीक एक निश्चित विस्तार में आने के बाद ही चुंबक दूसरे चुंबक का बल अनुभव कर सकता है या किसी अन्य लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो वह क्षेत्र या वह विस्तार जहां से वो आकर्षी या प्रतिकर्षी बल अनुभव कर सकता है वो उसका हम क्या कह देंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आवेशों की, तो वह होगा हमारा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए इस प्रभावी विस्तार को उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। चलिए यहाँ पे मैंने चित्र बनाया हुआ है। चित्र अनुसार उद्गम बिंदु यानी कि O के पास यहाँ पर हमने कैपिटल Q आवेश को रखा है और उस उद्गम बिंदु से R जितनी दूरी पर किसी बिंदु P पर हमने दूसरा एक आवेश रखा है जो Q है। ठीक है, अब नियम अनुसार कैपिटल Q आवेश अपने आसपास के विस्तार में क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, पर हमारा नॉलेज क्या है कि अभी तक हमें दो आवेशों के मध्य बल का मान ही पता है या बल का समीकरण ही आता है। अब उसी बल के समीकरण के आधार से हमें विद्युत क्षेत्र का समीकरण क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब पहले हम इतना जान चुके हैं कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, या दो आवेश बिना छुए एक दूसरे पर केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करने के बाद ही एक दूसरे पर बल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसे संकल्पना को, इस कंसेप्ट को गाणितिक स्वरूप देने से पहले हमारा जो नॉलेज है उसका उपयोग करके एक समीकरण लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चित्र अनुसार आप देख सकते हो कि एक कैपिटल Q आवेश उद्गम बिंदु पर रखा हुआ है जो अपने आसपास के विस्तार में क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस आवेश को स्रोत आवेश कहा जाता है। ठीक है, ये बड़ा आवेश है और उसी के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र का ये स्रोत है। ठीक है, अब इस आवेश द्वारा यानी कि कैपिटल Q द्वारा किसी R जितनी दूरी पर जो एक बिंदु स्थित है P से जिसे हमने प्रदर्शित किया गया है या जिसका नाम हमने P दिया हुआ है, उस पर हम क्या करेंगे, एक अन्य आवेश स्मॉल q रख देंगे। अब दोनों ही पॉजिटिव यानी कि धनावेश है तो उसके मध्य क्या बल लगेगा, प्रतिकर्षी बल लगना जायज है। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे आवेश रखा है प्लस Q, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं क्योंकि इसी आवेश से हम कैपिटल Q आवेश द्वारा आरोपित P बिंदु पर बल ज्ञात कर रहे हैं या जांच रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल Q आवेश द्वारा यानी इस आवेश द्वारा इस आवेश पर कितना विद्युत क्षेत्र लगता है या उत्पन्न होता है उसका समीकरण पहले मैंने सीधा लिख दिया है यहां पर। ठीक है, तो फिर से कैपिटल Q आवेश द्वारा R जितनी दूरी पर स्थित बिंदु P पर स्मॉल q आवेश जो रखा है वहां क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका समीकरण लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए तो विद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित किया जाता है, कितनी दूरी पर ज्ञात कर रहे हो, R जितनी दूरी पर ज्ञात कर रहे हो तो E R दैट इक्वल्स टू K
यानी 1/4 पे एप्सिलॉन 0। कौन उत्पन्न कर रहा है? तो कैपिटल क्यू कर रहा है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर हैट। आर हैट क्या होता है? आर हैट एकांक सदिश होता है जिसका समीकरण आर वेक्टर या आर सदिश बटे आर का मान। ठीक है, मूल बिंदु से आर तक का एक मात्रक या इकाई सदिश है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इससे हम हमारे पुराने नॉलेज से जांचते हैं और दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। अब देखिए, हमने ये विद्युत क्षेत्र का समीकरण लिख दिया। हमें अभी तक क्या आता है? इन दो आवेशों के मध्य विद्युत बल का समीकरण आता है। चलिए, तो विद्युत बल का समीकरण क्या बनेगा? देखिए, F इज इक्वल टू के यानी 1/4 पे एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू यानी Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर आर हैट। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरणों के मध्य क्या फर्क है ये देख लीजिए। चलिए, तो अब ये समीकरण तो यानी के क्यू बटे आर स्क्वायर आर हैट, वो समीकरण तो क्या प्रदर्शित करता है? विद्युत क्षेत्र। तो यहां पे मैंने ये चीजें अलग करते हुए क्या लिख दिया? ई यानी के क्यू आर स्क्वायर आर हैट, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? ई आर। तो बच क्या गया? खाली क्यू, तो क्यू लिख दिया। समीकरण किसका लिखा है हमने? एफ, और कितनी दूरी पर लिखा हुआ है? आर। ठीक है, तो विद्युत बल ये क्या है? विद्युत बल ये क्या है? विद्युत क्षेत्र गुणे क्या है? आवेश। यानी कि किसी भी आवेश या कोई भी दो आवेश के बीच बल अगर आपको ज्ञात करना है तो आप विद्युत क्षेत्र गुणा दूसरा आवेश कर दोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? बल मिल जाता है। ठीक है, तो यहां से E का समीकरण क्या बनता है? देखिए, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू हो जाएगा। तो ई आर इज इक्वल टू एफ यानी बल बटे आवेश। ठीक है, यानी कि विद्युत बल बटे आवेश क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र। मात्रक देख ले तो विद्युत बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, आवेश का कूलम। ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का क्या बनेगा? मात्रक बनेगा। इसके अलावा और एक मात्रक है जो प्रकरण 2 में आएगा। ठीक है, जो वोल्ट प्रति मीटर होगा। ठीक है, तो ये दोनों मात्रक आपको याद रखने हैं और विमीय समीकरण भी साथ साथ में देख लेते हैं। तो न्यूटन यानी m1 L2 T-2 और आवेश यानी कूलम का A1 T1, तो ऊपर चला जाएगा तो A-1, T ऊपर जाएगा तो -2 है, -1 आएगा तो T-3, बाकी M1 L2 तो एज इट इज ही है। ठीक है, सो M1 L2 T-3 A-1 आपके विद्युत क्षेत्र का क्या बनेगा? विमीय समीकरण बनेगा, जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 3 अनुसार यदि आवेश कैपिटल Q एकांक है तो उस r दूरी पर F बराबर E। देखना ध्यान से, यहां पे Q बराबर 1 रख देते हैं तो F बराबर E हो गया। F बराबर E, बल बराबर क्षेत्र, F बराबर E, बल बराबर क्षेत्र, F बराबर E, बल बराबर क्षेत्र। कब? जब Q बराबर 1। कब? जब Q बराबर 1। कब? जब Q बराबर 1। ठीक है, यानी अगर आवेश एकांक है, चाहे 1 कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 मिली कूलम, कुछ भी। ठीक है, बट यदि आवेश आपके निकाय में एकांक है तो उस अंतर पर या उस दूरी पर बल ही विद्युत क्षेत्र है। बल ही विद्युत क्षेत्र है। बल ही विद्युत क्षेत्र है। F बराबर E, F बराबर E कब? जब Q बराबर 1। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि यदि आवेश Q बराबर 1 कूलम तो बल ही विद्युत क्षेत्र क्या है? बल ही विद्युत क्षेत्र क्या है? बल ही विद्युत क्षेत्र। कब? जब Q बराबर 1। कब? जब Q बराबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा विद्युत क्षेत्र के लाक्षणिकताएं या विद्युत क्षेत्र का अभिलक्षण क्या होता है वो हमें देखना है। बट उससे पहले आप आज जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से ध्यान करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र की जो अभिलक्षण या लाक्षणिकता है वो अच्छे से पढ़ेंगे और
उसके आधार पर जो 2-3 सवाल स्वाध्याय के अंदर है चित्र स्वरूप या छोटे से समीकरण स्वरूप, उसे यहाँ पे हल करेंगे और हमारी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र ही चलेगा जो कुछ भी है, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। बट विद्युत क्षेत्र के अनुलक्ष्य में 2-3 टॉपिक हम क्लियर करेंगे, उसके बाद फ्लक्स पर चलेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और कुछ भी डाउट है, कोई भी समस्या है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ लेना। ओके, बाय।